नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। भारत भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अच्छा उत्साहवर्धक वातावरण बन रहा है। छोटे बड़े संगठन, व्यापारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक घराने, संस्थान, ये सभी अपने हिसाब से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 125 करोड़ से ज़्यादा के देश में कितने तिरंगों की आवश्यकता है, इससे कहाँ कितना लाभ होने वाला है, ये गणित भी लगाए जा रहे हैं। ये सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसके आलोक में कुछ बातें आज रेखांकित की जानी चाहिए। पहली बात ये कि दशकों बाद भारत के किसी स्वतंत्रता दिवस पर देश के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, तिरंगे को लेकर अनूठा अभूतपूर्व उत्साह बना है और साफ नजर आ रहा है। दूसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता हुआ ये अभियान निश्चित ही इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भाव को जगा रहा है और बहुत मजबूत कर रहा है, मजबूत करेगा भी। ये दोनों ही कारण ऐसे हैं जो देश के अंदर बैठे हुए ऐसे कई तत्वों को कभी पसंद नहीं आ सकते, जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर या अपनी विशिष्ट विचारधारा के कारण भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों का जाल बुनते रहते हैं। बीते कुछ वर्षों में इन्हीं तत्वों ने तिरंगे को अराजकता का आवरण बनाने की कोशिश की, ये भूलना नहीं चाहिए। तिरंगे को आगे रखकर संवैधानिक मूल्यों को, मर्यादाओं को तार तार किया गया, और एक बार नहीं, बार बार किया गया। कुछ एक तस्वीरें याद करनी हो तो दशक भर पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में जो आंदोलन चला था उसे याद कीजिए, उसकी राजनीतिक परिणति को देखिए। आज दिल्ली और पंजाब में जो राजनीतिक सरकारें हैं उनके संवैधानिक सरोकारों को देखिए। दूसरा, 2.5 वर्ष पहले दिल्ली में ही सजा जिहादी पीएफआई का पोषित जो शाहीन बाग का मंच था उसे याद कीजिए, जिसकी परिणति दिल्ली के दंगों के तौर पर हुई। इन दंगों का डिजाइनर आम आदमी पार्टी का एक पार्षद रहा और उसने उसकी जो फंडिंग थी वो जिहादी पीएफआई ने की थी। तीसरी घटना दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की है, टीकरी बॉर्डर की है, गाजीपुर बॉर्डर की है। किसानों की आड़ में महीनों एक धरना चला, वहां भी तिरंगे दिख रहे थे, लेकिन उसकी परिणति हुई लाल किले पर खालिस्तानी ध्वज को लगाने को लेकर। उन तस्वीरों के साथ टीकरी बॉर्डर पर शहरी नक्सलियों की तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों को दौड़ाकर अराजकता की उन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। उन्हें देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, देश शर्मसार हुआ, दुनिया में भारत की छवि लांछित हुई। आज तिरंगे पर छिड़ी हुई चर्चाओं की अगर बात करें तो इन घटनाओं की चर्चा का मंतव्य समझना सरल है, क्योंकि संदर्भ हमारे सामने है। क्योंकि इन मंचों पर तब बड़े बड़े तिरंगे हमने बार बार देखे थे, तिरंगों को फहराकर बताया जा रहा था, और मंचों पर कौन कौन से लोग थे उन्हें भी जरा याद कर लीजिए। समझना मुश्किल नहीं होगा कि तिरंगे की आड़ में क्या क्या किया जा रहा था और करने वाले कौन थे। कुछ पीछे चलेंगे तो ऐसे कई मंच मिलेंगे जो तिरंगे को सामने रखकर देश विरोधी षड्यंत्रों की पूरी टूल किट तैयार कर रहे थे और इन षड्यंत्रों का हिस्सा बने थे। इस सच्चाई से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए यही तत्व हर वर्ष कुचक्र भी रचते हैं। राष्ट्र के प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाले और राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से समाज में एकता और बंधुत्व का भाव जगाने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों की साख पर प्रहार करना इनका प्रिय खेल है। उनकी आत्मा पर चोट करना, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना ऐसे तत्वों का शगल है। ऐसे तथ्यहीन कल्पनाओं व असत्य पर आधारित प्रहारों व प्रश्नों का प्रसार भी एक तंत्र इस देश में करता है, और ये तंत्र बड़े अरसे से खड़ा किया गया है। इन्हीं तत्वों के सहारे वो तंत्र पलता भी है। इन्हीं तत्वों को सबसे अधिक खटकता है, चुभता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वही संघ जो बीते कई दशकों से राष्ट्र की मूल चेतना, इस राष्ट्र के स्व से इस देश के नागरिकों का परिचय कराने में लगा है, जो कई 100 वर्षों के संक्रमण काल में इस विषय को विस्मृत कर बैठे थे, भुला बैठे थे। इन राष्ट्र विरोधी तत्वों का दुर्भाग्य ये है कि इनके सभी प्रयासों के बाद भी संघ न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। इनकी असफलता इस बात में भी है कि न सिर्फ समाज में ये हाशिए पर हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी इन्हें इसी भारत देश के नागरिकों ने बार बार आईना दिखाया है,
बुहार कर किनारे किया है। फिर भी कुचक्रों का वो प्रसार सोशल मीडिया के जमाने में बड़ी तेजी से फैलता है, इसलिए इसका विश्लेषण, इन चालों का विश्लेषण भी आवश्यक है ताकि दूध का दूध पानी का पानी किया जा सके। भारत की केंद्रीय सरकार ने तिरंगे को हर घर तक पहुंचाने का जो अभियान शुरू किया है, तो यह जनमानस को सही दिशा देने का प्रयास है। ये तिरंगा उन राष्ट्र विरोधी मंचों का बंधक नहीं है जहां संवैधानिक अधिकारों की आड़ में अराजकता का नंगा नाच किया गया। तिरंगा हर भारतवर्ष के हर भारतवासी के हृदय का तत्व है, वो हर घर का विषय होना चाहिए। उसी तिरंगे में भारत की सही तस्वीर भी दुनिया को दिखनी चाहिए। यही भावना अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर भी बार बार होती है। वंदे मातरम यदि राष्ट्रीय गीत है तो ऐसा क्यों है कि इसी देश में कुछ तत्वों को उस पर आपत्ति होती है, बार बार होती है। पूरी सभा सम्मान में खड़े होकर वंदे मातरम का वंदन करती है, गायन करती है, मगर ऐसे तत्व आपको पूरी ढिठाई के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, मुंह तक नहीं खोलते। आज वो तिरंगे की बात कर रहे हैं। आइए कुछ पीछे चलकर राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की आरंभिक अवस्था को, उसके इतिहास को समझने का प्रयास करें, कुछ तथ्यों को जानें। आप जानते हैं ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे तिरंगा बना? स्वतंत्र भारत के ध्वज का पहला नमूना स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने 1905 में बनाया था। ऋषि दधीची के तपस्वी देह त्याग से बना हुआ वज्र चिन्ह उस ध्वज पर उन्होंने बनाया था। भगिनी निवेदिता इसके बारे में लिखती हैं कि दुर्भाग्य से हमारे पास उदाहरण के रूप में तब चीनी ध्वज था, तो हमने लाल पर काला रंग बनाया, लेकिन भारतीयों को यह रंग रास नहीं आया, तो अगला ध्वज भगवा पर पीला होगा, ऐसा उन्होंने लिखा। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन को याद कीजिए, आप उससे जुड़े हुए कागज खंगालेंगे तो देखेंगे भगवे कपड़े पर पीला वज्र चिन्ह वाला ध्वज ही वहां प्रदर्शित हुआ था। इसके बाद में ध्वज के अनेक नमूने बार बार प्रस्तावित हुए। 1921 में भारत के सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व चरखे वाला तिरंगा ध्वज बनाया गया। 1929 में एक बड़ी घटना हुई। मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में एक सिख प्रतिनिधिमंडल था, महात्मा गांधी से मिला और उन्होंने कहा कि अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधि अगर ध्वज की कल्पना में है, ऐसा है, तो सभी के बीच एकता को दर्शाने वाला राष्ट्रीय ध्वज बनाने पर काम किया जाना चाहिए। और मास्टर तारा सिंह का मानना था कि अगर अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधित्व का ही विचार करना है तो सिख समुदाय का पीला रंग इसमें जोड़ा जाना चाहिए। मास्टर तारा सिंह की राय के बाद इस पर कांग्रेस कार्य समिति ने एक ध्वज समिति का गठन किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, पट्टाभी सीतारमैया, वो इस समिति के संयोजक थे। काका साहब कालेलकर और डॉक्टर हार्डीकर भी इस समिति में थे। ध्वज समिति ने राज्य कांग्रेस समिति और अन्य व्यक्तियों से राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे। सबकी बातें सुनकर ध्वज समिति का जो सर्वसम्मत निर्णय हुआ वो ये था कि भारत का ध्वज विशिष्ट, कलात्मक और असांप्रदायिक हो। ये साझी सहमति से तय किया गया कि वो एक ही रंग का हो और यदि कोई एक रंग जो सबसे विशिष्ट है, जो सभी भारतवासियों को समान रूप से स्वीकार है, तो भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के साथ जो रंग दीर्घ काल से जुड़ा हुआ है वो भगवा या केसरी रंग है। इसलिए आयताकार रूप में भगवे ध्वज पर चरखा, ये भारत का ध्वज होगा। ये ध्वज समिति ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। निर्णय होने पर भी ये निर्णय क्यों स्वीकार नहीं हुआ, ये इतिहास में दबी हुई बात है। 1947 की बात है। 1947 में स्वाधीनता के बाद संविधान द्वारा समृद्धि, शांति और पराक्रम को दर्शाता हुआ धर्म चक्रांकित तिरंगा, हमारा राष्ट्रध्वज, स्वीकारा गया। अब ये हमारा राष्ट्रध्वज है। इसका सम्मान और इसका संरक्षण करना और अपने कर्तृत्व से उसका गौरव बढ़ाना, ये हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो कुछ लोगों ने इसे किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो क्या ये माना जाए कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज किसी एक व्यक्ति या संगठन का विशेषाधिकार है, या फिर ये पूरे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है? तिरंगे को सिर्फ व्यक्ति से जोड़ना, ऐसा प्रयास इस देश के करोड़ों नागरिकों का अपमान ही तो है।
बात करते हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐसे जन आंदोलन का उद्घोष बना जिसमें हजारों युवकों को, क्रांतिकारियों को स्वाधीनता के आंदोलन में कूद पड़ने की इस गीत से प्रेरणा मिली। वंदे मातरम भारत के स्व की उद्घोषणा है, सहज अभिव्यक्ति है जिससे हिंदू मुसलमान सभी समान रूप से प्रेरणा पाते थे। कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशनों को याद कीजिए। आज़ादी से पहले इन अधिवेशनों में इसका गौरवपूर्ण गान होता था। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ऐसे दिग्गज गायक इसे सुर देते थे, कांग्रेस के अधिवेशनों में गाते थे। फिर अचानक 1921 से ये केवल हिंदुओं का या सांप्रदायिक कम्युनल कैसे हो गया? वंदे मातरम या तिरंगा, इसके विरोध या उसको झपटने की मानसिकता को समझना आवश्यक है। 1905 से 15 वर्षों तक जो देशभक्ति का स्वाभाविक प्रस्फुटन था वो अचानक सांप्रदायिक कहकर कैसे नकारा गया, ये समझना जरूरी है। भगवा या तिरंगा, ये फांक, ये बहस बचकानी है। भगवा ध्वज स्वयंसेवकों के लिए गुरु है, इस देश का सांस्कृतिक प्रतीक है, प्रेरणा है, इस राष्ट्र की संस्कृति और चेतना का प्रतीक है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक स्वाधीन और गौरवशाली भारत का प्रतीक है। भगवा से घृणा करने वाले तिरंगे को आगे रखकर भी इस देश से नफरत ही करते हैं, संघ पर बेतुके प्रश्न उठाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे तिरंगे को आगे रखकर देश विरोधी षड्यंत्रों के मंच सजाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के लिए संघ स्वयंसेवकों का बलिदान अगर आप देखेंगे तो संघ की तिरंगे को लेकर जो दृष्टि है उसे समझना कोई कठिन नहीं है। ये तथ्यों के आईने में साबित बात है। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी से 1948 के प्रतिबंधित काल के समय पत्रकारों ने कई प्रश्न किए थे। इसमें से एक प्रश्न तिरंगे और भगवा ध्वज को लेकर भी था। गुरुजी ने उस समय भी उत्तर दिया था, ये जो चक्रांकित तिरंगा है, इस तिरंगे की रक्षा के लिए स्वयंसेवक अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। संघ के स्वयंसेवकों के बारे में तो एक बात सिद्ध है कि स्वयंसेवक जो कहता है वो करता भी है। जैसा श्री गुरुजी ने कहा था वैसा ही 1955 में हुआ। 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन के समय स्पष्ट दिखा। उज्जैन के राजा भाऊ महाकाल, उनकी कहानी याद करने वाली है। उन्होंने गुरुजी के इन शब्दों को अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया। ये सभी जानते हैं कि गोवा की स्वतंत्रता के आंदोलन की पूरी बागडोर संघ के हाथ में रही। पूरे देश के साथ उज्जैन के स्वयंसेवक भी इस आंदोलन में भाग लेने गए थे। इस जत्थे का नेतृत्व विश्व धरोहर भोपाल के पास जो भीम बैठका है, उन गुफाओं की खोज करने वाले प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हरिभाऊ वाकणकर, उनको इसका नेतृत्व करना था। पर राजा भाऊ पहले जाने की जिद पर अड़ गए। आखिर में जत्था राजा भाऊ के नेतृत्व में ही गया। 14 अगस्त की रात लगभग 400 सत्याग्रही गोवा की सीमा पर पहुंच गए। 15 अगस्त 1955 को लाल किले से भारत के प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही शुरू हुआ, सत्याग्रही भी गोवा की सीमा पर आगे बढ़ने लगे। सबसे पहले बसंतराव ओक जी और उनके पीछे 4-5 की संख्या में स्वयंसेवक चल रहे थे। जब पुर्तगालियों की सीमा चौकी पास आई तो आंदोलनकारियों का, इन सत्याग्रहियों का जोश बढ़ गया। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, ऐसा गीत गाते हुए राजा बाहू भी साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो चौकी के पास पहुंचे, पुर्तगाली सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पहली गोली बसंतराव जी को लगी, दूसरी गोली पंजाब के हरनाम सिंह के सीने पर लगी। उन्हें गिरता हुआ देखकर राजा बाहू आगे बढ़े और तिरंगा संभाल लिया। आखिर में पुर्तगालियों की गोली आगे बढ़ते हुए राजा बाहू के सिर में लगी। वो बेसुध होकर गिरे मगर तिरंगे को गिरने नहीं दिया। ये थी एक तिरंगे की और एक स्वयंसेवक की यात्रा, ये था एक स्वयंसेवक का बलिदान। इस तरह राजा बाहू 15 अगस्त 1955 में तिरंगे के गौरव के लिए न्यौछावर हो गए। क्या किसी और का स्वयंसेवक के अलावा ये जो आंदोलनकारी दिखते हैं, क्या तिरंगे के लिए ऐसा कोई बलिदान आज तक सामने आया है? आज सवाल ये है कि जो देश विरोधी षड्यंत्रकारी तिरंगे को लेकर संघ पर सवाल उठाते हैं, वास्तव में सवाल उन्हीं से बनता है। संघ की बजाय देश में पनपती कट्टरपंथ की पाठशालाओं पर तिरंगा लगाने की बात वो क्यों नहीं करते? नक्सली क्षेत्रों में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी पर
काले झंडे फहराए जाते हैं, तिरंगा लगाने वालों को निशाना बनाया जाता है, वहां तिरंगा लगाने की बात आप क्यों नहीं करते? अकारण भगवाकरण की बात करने वाले सरकारी स्कूलों तक के हराकरण या इस्लामीकरण पर सवाल क्यों नहीं उठाते? जिहादी पीएफआई के झंडे पर या फिर वामपंथियों के लाल झंडे पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते? इन्हें वंदे मातरम पर घोर आपत्ति होती है, पर नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर इन्हें धर्मनिरपेक्ष कैसे लगता है, कैसे लग सकता है? भारत की जनता समझ चुकी है कि कुचक्रों के ये कर्णधार हर बार नया चेहरा लेकर आते हैं। कुछ साल बाद उनका आवरण हटता है तो देश फिर सत्य को समझता है। इसलिए आज का भारत अधिक सतर्क है। आज का भारतीय सामने खड़ी चुनौतियों का असली चेहरा भी देख रहा है। इसलिए तिरंगे की आड़ में देश तोड़ने का मंसूबा पालने वालों से सतर्क रहें। स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाभिमान के त्रिमूर्ति के प्रतीक तिरंगे को शान से लहराएं। आखिर अमृत महोत्सव मनाते हुए विषैली मंशाएं भला कैसे पूरी होने दी जा सकती हैं? मेरी शान तिरंगा, मेरी जान तिरंगा, आज देश का उद्घोष यही तिरंगा है।